Good afternoon, everyone. Who all are there in class? कौन कौन है क्लास में? मनीष, राहुल, गौरव, सुनील, राधिका. ओके. गौरव बागड़ा, राहुल. ओके, फाइन. तो लास्ट क्लास तो हमारा चैप्टर चल रहा था. तुम्हारा लास्ट क्लास वी वर गोइंग थ्रू द चैप्टर इलेक्ट्रोल. सॉरी, पेज नंबर 50. पेज नंबर 50 पे आ जाओ. आज का टॉपिक पेज नंबर 50, challenges to free and fair elections. Page number 50. Challenges to free and fair elections. Got it? सबने निकाल लिया everyone? Okay. Now challenges to free and fair elections. कृष्णा, ठीक है. Okay. So challenges to free and fair elections. All this leads to a simple conclusion. Elections in India are basically free and fair. The party that wins an election and forms government does so because people have chosen it over its rivals. This may not be true for every constituency. A few candidates may win purely on the basis of money, power, and unfair means, but the overall verdict of a general elections still reflects popular preference. There are very few exceptions to this rule in the last 60 years in our country. This is what makes Indian elections democratic. तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कि कई जगह जो है ये देखा गया है, इश्यूज ऐसे देखे गए हैं कि इलेक्शंस जो होते हैं या कैंडिडेट जो नॉमिनेट करते हैं या जीत कर आते हैं, वो कई बार जो है मसल पावर या मनी पावर के जोर पर जो है वो जीत कर आते हैं. तो इस तरीके से अनफेयर प्रैक्टिसेस जो है वो इतने बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री है, इतनी बड़ी कंट्री है, तो कहीं ना कहीं किसी भी रीजन में या कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसी चीजें जो है वो सुनने को अपने को मिल जाती है. लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि हमारे कंट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं क्योंकि ये जो चीजें हैं वो बहुत छोटी जगह तक लिमिटेड है. यानी कुछ एक ऐसे रीजन्स में ही जो है इस तरीके की प्रैक्टिसेस होती हैं. और मैक्सिमम अगर हम रिजल्ट्स की बात करें या डेमोक्रेसी की बात करें या इलेक्शंस की बात करें, तो इफ वी काउंट ऑन द होल मोर देन 95% ऑफ द कंट्री में जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ही होते हैं. ऐसे भी जो इलेक्शंस होते हैं मनी पावर में, मसल पावर पे, ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन इन चीजों पे ध्यान नहीं देती. इलेक्शन कमीशन भी इन चीजों पे ध्यान देती है और उसको अगर कहीं लगता है कि इस तरीके के जो है अनफेयर तरीके से जो है वो इलेक्शंस हुए हैं या कैंडिडेट्स जो है वो अनफेयर तरीके से जो है नॉमिनेट हुए हैं या मसल या मनी पावर के बेसिस पे जो है दे हैव won the elections, then the election commission has the power to cancel that election and conduct another elections over on that area. तो उसको बाइपोल इलेक्शंस वापस करवा सकती है. उस इलेक्शंस, उस वोटिंग को कैंसिल करके जो है इलेक्शन कमीशन अगेन वहां पर री इलेक्शंस करवा सकती है. नाउ yet the picture looks different if we ask deeper questions. Are people preference based real knowledge? Are voters getting a real choice in election rally? Level playing field for everyone? Can an ordinary citizen hope to win the elections? Now कई सारे ऐसे इश्यूज हैं, कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो रेज होते हैं इस तरीके के इलेक्शन प्रोसेस पे कि क्या एक नॉर्मल कैंडिडेट जो है वो नॉर्मल कैंडिडेट भी क्या है इलेक्शंस में कंटेस्ट कर सकता है. मे
he can get the opportunities to win elections, he may get the opportunities to stand himself or nominate himself. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो रेज होते हैं। पेज नंबर आ जाओ 51 में राशि का, पेज नंबर 51। Candidates and parties with a lot of money may not be sure of their victory, but they do enjoy a big and fair advantages over smaller parties and independents. Now, कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जिनको मनी पावर का फायदा मिलता है, कुछ एक कैंडिडेट्स होते हैं जिनको पार्टी का फायदा मिलता है। कैसे? सपोज मान लो कि अभी जो हमारी देश की स्थिति है, जो हमारे देश की हालत है, बीजेपी लीडिंग पार्टी है। आज मैक्सिमम स्टेट्स में जो है वो बीजेपी की गवर्नमेंट है। अब मान लो कोई ऐसा स्टेट है जहां पर हमेशा बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है या लोग जो है उस पार्टी को फेवर करते हैं, और कोई एक कैंडिडेट है जो बहुत अच्छा है, एलिजिबल है, एडुकेटेड है, सोशली लोगों से जुड़ा हुआ है, ह्यूमैनिटी पर्पज से वर्क करता है, वो मान लो कांग्रेस पार्टी से खड़ी होती है। नाउ इन दिस सिचुएशन ही मे नॉट गेट द टाइप ऑफ वोट ही इज एक्सपेक्टिंग। सॉरी, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वहां पर उस पार्टी का दबदबा नहीं है। तो भले ही वो कैंडिडेट बहुत अच्छा क्यों ना हो, उसको कहीं ना कहीं जो है वो नुकसान झेलना पड़ेगा, उसको उस तरीके से जो है वोट नहीं मिल पाएगी। वहीं पर हम वाइस वर्सा चले जाते हैं कि मान लो कि वहां पर पार्टी की छवि बहुत अच्छी है, लोग पर्टिकुलर किसी पार्टी से ओरिएंटेड है या बीजेपी से ओरिएंटेड है या इंप्रेस्ड है, वहां पर अगर मान लो कि कोई XYZ सबस्टैंडर्ड कैंडिडेट भी यानी उतना एलिजिबल नहीं है और वो उस पार्टी की तरफ से नॉमिनेट होता है, तो उसको उस पार्टी का फेवर मिलेगा, लोग उस पार्टी के नाम पर उसको वोट देंगे। तो इस तरीके से जो है वो दोनों ही सिचुएशंस जो है दैट एक्ट्स ओवर दैट। सो दैट इज व्हाई द राइट कैंडिडेट विद द राइट पार्टी गेट्स दैट काइंड ऑफ बेनिफिट। तो ये सारी चीजें जो है वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अलग अलग रीजन्स में होते रहती हैं। कि मान लो कि ये एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं कि कोई एक स्टूडेंट बहुत ज्यादा नॉटी है, नॉटीनेस करता है, मिसचिफ्स करता है, तो हम सिर्फ इसी बेसिस पे नहीं कह सकते कि वो एकदम बेकार स्टूडेंट है या नालायक है। हो सकता है वो मिसचिफ्स तो करता है, नॉटी करता है, लेकिन पढ़ाई में बहुत अच्छा है, टीचर्स के साथ में वेल बिहेव्ड है, पढ़ाई में अच्छा रिजल्ट्स देता है। तो सिर्फ एक बेसिस पे हम किसी को जज नहीं कर सकते। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो आते रहती है। अनुराग, तू अपनी तरफ मत देख, मैं जान रहा हूं तू किधर सोच रहा है। In some parts of the country, candidates with criminal connection have been able to push others out of the electoral race and to secure a ticket from major parties. कई बार क्या होता है, कई लोग या कोई कैंडिडेट या पर्टिकुलर पर्सन जो अपने आप को नॉमिनेशन फाइल किया, नॉमिनेट किया है, वो कई बार वोट लेने के लिए बड़े बड़े क्रिमिनल्स का सहारा लेता है, क्रिमिनल्स को सपोर्ट करता है। मान लो कोई एक पर्टिकुलर क्रिमिनल है, हिस्ट्री सीटर है या क्रिमिनल एटीट्यूड का पर्सन है, जिसकी उस एरिया में अच्छी पकड़ है या दबदबा है, तो मिनिस्टर्स कई बार वोट के नाम पर ऐसे लोगों को फेवर कर देते कि ये लोग जो है उसको सपोर्ट करे और उसके फेवर में वोट कलेक्ट करे। बाद में नतीजा क्या होता है? बाद में नतीजा ये होता है कि ऐसे लोग जब पावर में आ जाते हैं तो उनको ऐसे क्रिमिनल्स को जो है अपने सपोर्ट के लिए प्रोटेक्ट करना पड़ता है। सो दिस इज अनदर क्वेश्चन कि ये चीजें जब होती है तो उनको सिर्फ इस सुप्रीमेसी को मेंटेन करने के लिए, इन चीजों को मेंटेन करने के लिए जो क्या होता है, क्रिमिनल बैकग्राउंड्स के लोग या क्रिमिनल्स को जो है उनको एक सपोर्टिव वे में लेके चलना पड़ता है, उनको सपोर्ट करना पड़ता है। तो ये जो है एक तरीके का जो है वो मिसक्रिएंट एक्टिविटीज, मिसक्रिएंट एक्टिविटीज का मतलब होता है इलीगल एक्टिविटीज को जो है वो
बढ़ावा देती है, तो इसलिए इन चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है। थर्ड, some families tend to dominate political parties, tickets are distributed to relatives from these families। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पार्टी पे डोमिनेट करते हैं। अब डोमिनेट करने का मतलब क्या होता है? जैसे पर्टिकुलर हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति है, वो पिछले 30 साल 35 साल से पार्टी में काम कर रहा है, मिनिस्टर्स रह चुका है काफी बार और उसकी एक पार्टी में अच्छी होल्ड है। मान लो जब वो एलिजिबल नहीं होता है तो वो उस कंडीशन में क्या करता है कि अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स को वोट दिलाने की, नॉमिनेशन दिलाने की या टिकट दिलाने की कोशिश करता है। अक्सर ये सब देखा है रॉयल फैमिलीज में ऐसा होता है। राजशाही परिवार में क्या होता है कि जैसे शाही परिवार है तो वो अपनी पैठ बनाने के लिए जो है अपने रिलेटिव्स को, अपने रिलेशन स्किन्स को जो है वो प्रमोट करते हैं और पार्टी में दबदबा रखने के कारण जो क्या है, ऐसे लोगों को फिर नॉमिनेशन या टिकट देना पड़ता है। क्योंकि आज भी जो है कई सारे जो स्टेट है, जो बहुत साल प्रिंसली स्टेट्स हैं, जिनकी मैं बात करूं प्रिंसली स्टेट्स हैं, जहां पर क्या है रॉयल फैमिलीज का दबदबा रहता है। जैसे मेवाड़ रीजन में लक्ष्य राज सिंह का मेवाड़ है, क्योंकि वो हिस हाइनेस उदयपुर के बेटे हैं, तो वो मेवाड़ रीजन में उनका बहुत दबदबा है। हमारे जयपुर की बात करें तो राजशाही फैमिली से प्रिंस दिया है, उनका बहुत दबदबा है जयपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो इस तरीके से जो है इसका एक इम्पैक्ट पड़ता है कि पार्टी को ऐसे लोगों को सपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि उनका एक जो है पार्टी के अंदर में क्या डोमिनेटिंग रोल होता है। तो ये जो है ये नॉमिनेशन के एंगल को वन साइडेड ले जाती है कि बेचारा मान लो कोई बहुत एलिजिबल पर्सन है, बहुत ईमानदार है, लेकिन उसके पास एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है या एक स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है या मनी पावर नहीं है या मसल पावर नहीं है, तो ऐसे लोग जो है राजनीति के अंदर में उनको अपनी छवि बनाने में बहुत दिक्कत होती है। उनको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए, उनको अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए बहुत मुश्किल होता है। Very often elections offer little choice to ordinary citizens, for both the major parties are quite similar to each other both in policies and practice। कई बार देखा गया है कि लोगों को चॉइसेस बहुत कम मिलता है। हाँ, स्पॉन्सर्स तो क्या है, स्पॉन्सर के जैसे ये इनके पास राजशाही फैमिलियों के पास पैसा होता है तो वो पार्टी फंड के नाम पे स्पॉन्सर कर देते हैं। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, वो देखते हैं कि किस पार्टी से उसको फेवर मिले, किस पार्टी की गवर्नमेंट मिले तो उसको फायदा हो, तो वो पार्टी फंड के नाम से उन पार्टीज को जो है बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट स्पॉन्सर करते हैं। अब देखो ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल राजस्थान की कंडीशन को दिखाती है। इट अप्रोप्रिएटली सूट्स द कंडीशन ऑफ राजस्थान। ये दिया है कि सम पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स suffer a huge disadvantage compared to big parties। और एक दिया कि very often elections offer little choice to ordinary citizens, for both the major parties are quite similar to each other। कई जगह पर देखा गया है कि मान लो कोई दो बड़े पार्टी हैं, दोनों एक सारी हैं और लोगों के पास कोई चॉइस नहीं होता। मैं क्यों कहा कि ये राजस्थान पे अप्रोप्रिएट है, क्योंकि राजस्थान की अगर हम गवर्नमेंट की हिस्ट्री देखें तो यहाँ पर 5 साल कांग्रेस, फिर 5 साल बीजेपी, फिर 5 साल कांग्रेस, फिर 5 साल बीजेपी। कभी चीफ मिनिस्टर वसुंधरा राजे, कभी अशोक गहलोत, फिर वसुंधरा राजे, फिर अशोक गहलोत। तो इस तरीके से 5 ईयर्स का जो है टर्नओवर चलता रहता है, क्योंकि लोगों के पास में यहाँ पर ज्यादा चॉइसेस नहीं है। कोई थर्ड ऐसे मेजर पार्टी या कोई थर्ड ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो उनको लगे कि प्रोजेक्ट कर सके कि ये बंदा जो है वो चीफ मिनिस्टर बन सके। तो ले दे के लोगों के पास में क्या है, दो चॉइस, इधर कांग्रेस और बीजेपी। तो इस तरीके से जो है लोगों को चॉइस नहीं मिल पाता है, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार गहलोत, एक बार राजे। इस तरीके से जो है टर्नओवर जो है सीट्स बदलती रहती है। उनके पास में ऐसा कोई थर्ड ऑप्शन नहीं मिलता कि कोई नया बंदा या ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो जिसको सीएम के हिसाब से प्रोजेक्ट कर सके। तो ये राजस्थान वाली स्टेट पे जो है ये एग्जाम्पल जो है वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट बैठती है। उसी तरीके से और भी कई स्टेट्स होते हैं जिनमें ऑप्शंस नहीं होने के कारण में जो है ये एक ट्रेडिशनल वे में चलता है। जैसे कि स्टेट ऑफ उड़ीसा।
स्टेट ऑफ उड़ीसा में वहां पर सबसे लॉन्ग टाइम जो चीफ मिनिस्टर रहे वो रहे बीजू पटनायक। अब वहां पर क्या है कि उनकी एक छवि अच्छी बन गई, एक पैड बन गया वहां पर। तो उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए थे स्टेट्स के लिए या वहां के लोगों के लिए, तो उनकी एक अच्छी छवि बन गई। अब जो है उनके डेथ के बाद वो एक हेरिडिटरी वे में चल रहा है कि उनका बेटा नवीन पटनायक आज करीब करीब 15 ईयर से जो है वहां का सीएम है। वही अगेन वही कि वहां पर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्या बोल रहा है अभिजीत? देखो, तो दूसरा ऑप्शन नहीं है उनके पास में। आज जैसे मान लो कि हम मानते हैं कि मैक्सिमम लोग मानते हैं कि हमारे देश के लिए जो एलिजिबल प्रधानमंत्री हैं वो मिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। कुछ लोग उससे राय नहीं रखते, वो बोलते नहीं यार ऐसा नहीं है, मोदी जी मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं। तो उनके पास ये ऑप्शन है क्या कि अगर मोदी जी अच्छे प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो उनका ऑप्शन क्या है? ऐसा कौन सा दूसरा बंदा है जो लगता है ये प्राइम मिनिस्टर के लिए एलिजिबल है या ये बंदा जो है देश को स्ट्रांगली चला सकता है? ऐसा कोई कंट्रीमैन के पास में पीएम मोदी के अलावा सेकंड ऑप्शन है क्या? देयर इज एनी सेकंड ऑप्शन दैट दिस इज द राइट गाय, दिस इज द पर्सन whom we are going to trust, या this is the person who is going to run the country in an eligible way? We do not have any such kinds of options. That's it. कि हमारे पास में वो ऑप्शंस नहीं है। अगर पप्पू जी बोले तो पप्पू जी की नहीं सोच सकते। पप्पू जी को खुद का ही पता नहीं रहता वो देश को क्या चलाएंगे। पप्पू जी क्या कहते हैं उनको पता नहीं होता है। Now, these challenges exist not just in India but also in many established democracies. तो ऐसा नहीं है कि ये सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ इंडिया में है। ऐसा सिचुएशन जो है वो बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज में भी है। अभी जैसे राहुल गांधी जी, हमारे प्यारे पप्पू जी उनका निकनेम है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो सिचुएशन है ये पर्टिकुलरली इट इज इन आवर कंट्री। ये जो सिचुएशन है, दिस सिचुएशन इज ऑल्सो प्रिवेलिंग इन मेनी अदर डेवलप्ड कंट्रीज। जैसे कि अभी अमेरिका में नवंबर में प्रेसिडेंट के चुनाव होने वाले हैं। अब वहां पर भी लोग असमंजस में है, एक स्टेट ऑफ डिलेमा में है कि ट्रम्प का सेकंड ऑप्शन क्या देखें। डोनाल्ड ट्रम्प की जगह ऐसा कौन सा बंदा है जो उनको लगता है कि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबल है। नाउ दिस इज अ काइंड ऑफ सिचुएशन which is prevailing in many of the developed countries. So we can't say that it is the situation only with India. Got it? वी कांट से दैट दिस इज अ सिचुएशन क्योंकि इंडिया एक बहुत डेमोक्रेटिक कंट्री है, बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है। सो दिस सिचुएशन रिलाइज ओनली विथ इंडिया। नो, इट्स नॉट द सिचुएशन। दिस सिचुएशन is prevailing in many of the developed countries. They also do not have any kinds of options. तो ये किसी भी कंट्री के साथ में हो सकता है। We can't stick it to a particular country. Okay? In democracy, that is why citizens, social activities and organizations have been demanding reforms in electoral system. इसीलिए जो है लोग जो चाह रहे हैं कि एक इलेक्टोरल सिस्टम में बदलाव आए, जो हमारा देश का कानून का प्रोसेस है उसमें बदलाव आए। क्योंकि देखो, ये हमारे कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज तो अच्छे बनाए गए, लेकिन हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लॉज एग्जीक्यूशन में। लोग जो है यहाँ पर लॉ एग्जीक्यूशन में और जस्टिस के लिए जो है सालों साल निकल जाते हैं। आज भी भारत में केसेस चलते रहती है और पता चलता है कि लोग डिसीजन आते आते मर चुके हैं। ये एक दो नहीं, ये बहुत सिचुएशंस होता है। सेकंड प्रॉब्लम ये है कि हम जानते हैं कि हमारे लिए कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट एट हाईएस्ट कोर्ट एट स्टेट लेवल, देयर इज आल्सो सुप्रीम कोर्ट। लेकिन आज भी जो मध्यम लो मिडिल क्लास फैमिली है या पूर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है वो कोर्ट में जाना अफोर्ड नहीं कर सकते। उसका रीजन है
कोर्ट के डॉक्यूमेंटेशन के इतना महंगा आता है कि वो पेपर वर्क्स में इतना पैसा नहीं लगा सकते, एलिजिबल वकील्स की फीस उस पर इतना पैसा नहीं लगा सकते, एंड देन अगेन द लॉन्ग प्रोसेस, कितने साल वेट करो डेट, और ये इन चीजों में आते 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 जो है वो नहीं कर सकते अफोर्ड। जो व्यक्ति डेली कमाता खाता है, एक लेबर क्लास व्यक्ति है, या छोटा कोई रेडी चलाता है, किसी तरीके का छोटा मोटा जॉब या बिजनेस करके अपना काम चला रहा है, घर परिवार चला रहा है, उतने लॉन्ग प्रोसेसेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। एक्चुअली टाइम इसलिए लगता है कि हमारा इंडिया में जो लॉ है वो बहुत फ्लेक्सिबल है, वेरी फ्लेक्सिबल। इंडियन लॉ इज वेरी फ्लेक्सिबल। वेरी फ्लेक्सिबल का मतलब है कि यहाँ एक कानून जब बनता है या एस्टैब्लिश होता है, उस कानून को तोड़ने के 4 रास्ते निकल जाते हैं। इसीलिए हमारे देश में ऐसा देखा गया है कि लोगों के ऊपर में 10-10, 12-12, 15-15 केस चल रहे हैं और वो ओपनली घूम रहे हैं, क्योंकि हमारा कानून प्रोसेस जो है, द लॉ सिस्टम इज सो फ्लेक्सिबल कि यहां पर एक लॉ जब तक एग्जीक्यूट होता है, उसको तोड़ने के 4 लॉज और निकाल देते हैं। दैट इज द थिंग। देखो, ये डिपेंड करता है लॉयर्स के ऊपर में, लॉयर्स कितने एलिजिबल हैं। वैसे तो हमारे देश में लॉयरों की गिनती कोई कम नहीं है, लेकिन हम सिर्फ एलिजिबल लॉयर, अगर लॉयर की बात करें तो दे आर ओनली काउंटेबल इन फिंगर्स। दे आर ओनली काउंटेबल इन फिंगर्स। हमारे जयपुर में अगर हम जयपुर कोर्ट की बात करें तो जयपुर कोर्ट में करीब करीब 8,500 से ज्यादा वकील हैं। ये जयपुर कोर्ट की स्टेटस है। देयर आर मोर देन 8.5 थाउजेंड ऑफ लॉयर्स इन जयपुर कोर्ट, लेकिन उसमें अगर एलिजिबिलिटी काउंट करें तो मुश्किल से 10 to 15 आएंगे। तो बाकी एक ऐसे ही पेपर वर्क्स और ये चीजों में उलझ के रह जाते हैं। क्या होता है कि ये जो इतना लॉन्ग प्रोसेस होता है, जो इसमें एक लॉयर को भी अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है। 30-40 इयर्स लग जाते हैं लॉयर्सों को अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए। हमारे देश के सबसे महानतम वकीलों में से थे राम जेठमलानी जी, जिनकी जो काउंटिंग होती थी टॉप, वन ऑफ द मोस्ट टॉप लॉयर ऑफ द कंट्री। अब राम जेठमलानी जी को कम से कम 45 साल लगे थे अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन से ऑन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, यानी रनिंग गवर्नमेंट्स के लिए उन्होंने जब बहुत बड़े बड़े केसेस को जीता था, तब जाके उनका एक नेम फेम क्रिएट हुआ था। कपिल सिब्बल जी, अभी वो हमारे देश के एक मानतम टॉप लेवल वकील में आते हैं, कपिल सिब्बल। He has been working in this field with great criteria and representing the government since last 35 years. 35 साल उनको हो गए रिप्रेजेंट करते हुए। तो ये इतना लंबा प्रोसेस होता है, इतना एक हार्ड वर्क होता है, इतना एक लॉन्ग टर्म की मेहनत होती है, तभी जाके वो लॉयर एक आइडेंटिटी क्रिएट होता है। ऐसे हम कितने लॉयर्स को हम जानते हैं? नहीं जानते ना। ऐसे देश में हम बात करें तो देयर आर मोर देन 15 लाख, लेकिन कितने 15 lakhs में यू कैन काउंट ओनली इन फिंगर्स 15 to 20। सो दैट इज द थिंग कि हाँ, यस, कपिल सिब्बल जिंदा है। कपिल सिब्बल जो है वो मैक्सिमम कांग्रेस पार्टी के तरफ से गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। कांग्रेस के जो इश्यूज होते हैं वो ज्यादातर जो है डील करते हैं कपिल सिब्बल ऑन द कोर्ट। स्टेट लेवल्स, 2 स्टेट्स के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो वो ज्यादातर कांग्रेस पार्टी से अटैच्ड है, क्योंकि वो मिनिस्टर्स भी रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी से, इसलिए ज्यादातर वो कांग्रेस पार्टी से अटैच्ड हैं, तो वो करते हैं। देखो, कोई भी लॉयर को एक हाई पेड पैकेज या फी तब मिलती है जब वो अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करता है। जब वो अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करता है तो वो चार्ज वो अपनी नेम, अपनी फेम, अपनी आइडेंटिटी के ऊपर में लेता है। जैसे कि मैंने बात की अभी राम जेठमलानी जी की या कपिल सिब्बल की, वो एक डेट पे
सिर्फ 5 या 10 मिनट भी खड़े होते थे तो 1 करोड़ रुपीज उनका चार्ज होता था। 1 करोड़ रुपए एक विजिट पे। सेकंड विजिट जाएंगे, दूसरी बार कोर्ट जाएंगे अगर वो, तो सेकंड विजिट पे आई गेट 1 करोड़ रुपीज। अब ये उनका एक एसोसिएशन हो जाता है। वो फिर जब एक नेम, बाकी जो वकील होते हैं वो ट्रेनिंग लेने के लिए या एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, केस स्टडीज के लिए, वो क्या करते हैं कि ऐसे वकीलों के साथ में अटैच हो जाते, फिर वो जुड़ जाता है एंड एसोसिएट्स। तो वो जो पर्टिकुलरली जो लॉयर अपना नेम क्रिएट कर लेता है, उसके साथ में जो नीचे उसके नीचे काम करते हैं वो जुड़ जाते हैं एज ए एसोसिएट। तो वो हो जाता है एस एसोसिएट, जैसे राम जेठमलानी एंड एसोसिएट, यानी फिर उनका एक ग्रुप क्रिएट हो जाता है। अगर इन द रनिंग ओवर ऑफ द केस उस लॉयर की डेथ हो जाती है तो उसका कोई एसोसिएट उसको डील कर सकता है, या अगर क्लाइंट चाहे तो वो दूसरा वकील हायर कर सकता है। दैट इज द ऑप्शन। दिस चैनल तो इस तरीके से जो है एक ये जो ऑप्शंस है इस तरीके से जो है वो जो है इट इज ए sheer result of हार्ड वर्क एंड ग्रेट डेडिकेशन टुवर्ड्स द वर्क, तभी जाके इस तरीके से नेम क्रिएट होता है। sheer हार्ड वर्क एंड ग्रेट डेडिकेशन, ये टेक्निक्स इन्वॉल्व करते हैं, लॉज के अंदर में भी टेक्निक्स को इन्वॉल्व करते हैं, यानी टेक्निकली दे ट्राई टू सॉल्व द केस बिकॉज लॉज बिलीव्स ओनली ऑन द रिटन थिंग्स। गॉट इट? हाँ होता है। ठीक है। सो ये सारी चीजें जो है वो टेक्निकल बेसिस होता है। जैसे हम मैथ्स होता है, मैथ्स को कोई मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसका पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है। इंटीजर्स हो या ज्योमेट्री हो, पाइथागोरस थ्योरम हो, हेरोन्स फार्मूला हो, तो दीज आर ऑल बेस्ड ऑन टेक्निक्स एंड फार्मूला। जब हम उस फार्मूला, उन टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं तब जाके हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। उसी तरीके के जो होते हैं लॉज में भी, जब ये सिर्फ लॉज पढ़ने से कोई लॉयर नहीं होता, unless and until he learns each and every technical issues of different kinds of cases। और ये टेक्निकल जो चीजें हैं ये उसको प्रैक्टिकली सीखना पड़ता है। जब वो एक सुपीरियर के अंडर में अलग अलग केसेस को डील करते हैं, अलग अलग सिचुएशंस को देखते हैं, और उस सिचुएशन में किस इंस्टेंस में किस केस में जो है किस तरीके से जो है वो टेक्निकली किस इश्यूज पे सॉल्व किया गया था, वो टेक्निकल टर्म्स को जब स्टडी करते हैं तब जाके वो पॉलिश होते हैं। तो सिर्फ अगर आप लॉ कर लेते हो दैट मीन्स यू आर नॉट ए लॉयर। बस एक आपने एक लॉ के आपने थोड़ा सा ज्ञान ले लिया, मीन्स यू आर एलिजिबल बैचलर, दैट मीन्स यू आर जस्ट बैचलर। यस, you have to get the mastery after you study each and every technical terms of it। क्या? बेटा ये जो जितने भी टेक्निकल टर्म्स के लिए क्या होता है, जितने केसेस हाईकोर्ट में वो सब रहते हैं रिकॉर्ड्स में, वो सारे केसेस रिकॉर्ड्स में रहते हैं। वो रिकॉर्ड्स में ईच एंड एवरी केसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इज केप्ट इन द रिकॉर्ड फॉर फ्यूचरिस्टिक स्टडी। वो हर एक केस जो होता है, हर एक देश का, हर एक स्टेट का, हर एक हाई कोर्ट का हर एक केस जो होता है, दैट इज केप्ट अंडर रिकॉर्ड फॉर स्टडी ऑफ द फ्यूचरिस्टिक केसेस। और उसमें रेफरेंस दिया जाता है। कई बार हम उसी तरीके से रिलेटेड कोई मैटर हो जाता है या कोई केस हो जाता है तो उसमें एक रेफरेंस दिया जाता है कि उस केस में सो एंड सो में इस तरीके से डिसीजन लिया गया था, उसमें ये इश्यूज थे, तो उसकी जो है वो कनेक्ट किया जाता है उसको टेक्निकली, अगेन दैट इज कनेक्टेड। Yes. So those are kept for records. Got it? Okay. Now this is all about this chapter। इसमें तुमको मैं पेज नंबर 52 में आ जाओ। 52 में मैं तुमको एक छोटा सा टर्म एक्सप्लेन करना चाहूंगा, दैट इज रिगिंग। गॉट इट? ऑन पेज नंबर 52 there's a term called rigging।
रिगिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रिगिंग? फ्रॉड एंड मैल प्रैक्टिसेस इंडल्ज बाय पार्टी और कैंडिडेट टू इंक्रीज इट्स वोट। जो रिगिंग एक पर्टिकुलर टाइप का इलीगल प्रैक्टिस है जो वोटिंग या इलेक्शन से रिलेटेड है। जैसे चार्जेस होते हैं ना, चार्जेस होते हैं मर्डर, लूट, और भी जैसे थेफ्ट, रॉबरी। तो इस तरीके से रिगिंग जो है, रिगिंग इज इन्वॉल्व इन अनफेयर प्रैक्टिसेस ऑफ वोटिंग, इन अनफेयर प्रैक्टिसेस ऑफ इलेक्शंस वेयर कैंडिडेट्स ग्रैब वोट्स, वो मैल प्रैक्टिसेस करते हैं, इलीगल प्रैक्टिसेस करते हैं थ्रू मनी पावर और मसल पावर। दे ट्राई टू वायलेट द सिटीजन, दे ट्राई टू ग्रैब द वोट्स, या इस तरीके से अपने आप को जो जिताने की कोशिश करते हैं। इस तरीके के जो एक्ट्स होते हैं इसको हम कहते हैं रिगिंग। It includes stuffing ballot boxes by a few persons using the votes of others. Stuffings means kind of casting false votes. नाम किसी का है, वोट कोई और दे गया है, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, कोई और उसके नाम से वोट दे रहा है, तो दे आर ट्राइंग टू स्टफ द वोट्स, दे आर ट्राइंग टू स्टफ द वोट्स, दे आर ट्राइंग टू इस तरीके से जो है फॉल्स वोट्स देके किसी का जिताना चाह रहे, दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स। It includes stuffing ballot boxes by a few persons using the votes of others, recording multiple votes by the same person, and bribing or coercing polling officers to favor a candidate. ब्राइबिंग और कोercing पोलिंग ऑफिसर्स टू फेवर ए कैंडिडेट। देखो, ब्राइबिंग जो है कई तरीके से होती है, कोercing। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कोercing? सपोज एक तो है कि मैं डायरेक्ट तुमको पैसे देके काम करवा रहा हूं, अनफेयर वे में आई एम गिविंग यू मनी एंड मैं किसी काम को मेरे फेवर में करा रहा हूं, दैट इज ब्राइबिंग। कोercing में इस अलग तरीके से हो गया, जैसे मान लो कि मैं एक मेरा एक बेटा है, वो जॉबलेस है, और मैंने किसी से पैसे नहीं लिए, किसी के फेवर में मैंने कोई काम करवा दिया और उस फेवर में उसने मेरे बेटे को जॉब लगा दिया, दैट इज अनदर वे। मैंने कोई पैसे नहीं लिए, कुछ नहीं लिए, मेरे नाम से एक प्लॉट सैंक्शन हो गया, एक प्लॉट रजिस्टर हो गया। हाँ, केस सॉल्व होने के बाद ही तो रिकॉर्ड में आएगा, रनिंग में नहीं आता है। जब उसमें डिसीजन हो जाता है तभी जाके वो केस रिकॉर्ड्स में आते हैं। तो कहता है कोर्ट, दैट इज व्हाट इज सेड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, तब जाके वो रिकॉर्ड्स में आ जाते हैं। यस yes. देखो, रिकॉर्ड में सॉल्व होने के बाद आता है, क्योंकि हमारा देश कहता है कि जब तक डिसीजन नहीं आता तब तक कोई जो है वो कल्प्रिट नहीं है। मान लो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन पे पुलिस ने मर्डर के चार्जेस लगा दिए, जब तक कोर्ट में उसको मर्डर मानकर सजा नहीं होती तब तक वो मर्डरर नहीं है। यस, टिल द डिसीजन इज बीइंग गिवन, टिल द पर्सन is being punished or sentenced or given a verdict, unless and until that person is given a verdict, he is not he cannot be titled or he cannot be addressed as a criminal। ऐसे किसी को भी पुलिस पकड़ के किसी भी चार्ज लगा के उसको डाल दे तो वो क्रिमिनल नहीं हो जाता तब तक जब तक कि कोर्ट उसको क्रिमिनल मानकर सजा ना दे। हाँ, ये एक इंस्टेंस ऐसे है कि जैसे मान लो कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय जॉब कर रहा था, और उस बीच में वो अरेस्ट हो गया और उसको जेल हो गई 6 महीने की या साल भर की जेल हो गई किसी भी चीज से, तो उसकी जॉब नहीं जा सकती। उसकी जॉब इसलिए नहीं जा सकती कि जब तक वो फाइनली क्रिमिनल घोषित होके उसको पूरी तरीके से सजा नहीं हो सकती तब तक गवर्नमेंट से उसकी जॉब नहीं जा सकती, क्योंकि जब तक उसको कोर्ट नहीं मानती कि ये उसने क्राइम किया है तब तक गवर्नमेंट भी यही मानेगी इज नॉट ए क्रिमिनल। गॉट इट? क्लियर है? एनी डाउट्स एनीवन? एनी ऑफ द गाय, एनी डाउट? अनुराग, कृष्णा, राहुल, कोई डाउट? ओके फाइन, गुड।
सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स मैं कराऊंगा। तो जब नेक्स्ट क्लास में आप बैठोगे तो यू विल सिट विथ योर नोटबुक्स लेकर बैठोगे। इस चैप्टर में से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगा और फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। गॉट इट? सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।